क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेक्शन ए का रीजन रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू ब्यूटेन 1,3 डाइओल। ठीक है जी, सवाल क्या है बस रीजन रिक्वायर्ड, मैं ऐसा लिख देता हूँ फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, मैं कन्वर्जन लिख देता हूँ। इस कन्वर्जन के लिए आपको कौन सा रिएजेंट यूज करना है। और रिएक्शन आपके पास है इथेनॉल टू ब्यूटेन 1,3 डाइओल, ब्यूटेन 1,3 डाइओल। ठीक है, बढ़िया सवाल, लिखिएगा ध्यान से। आपको ये पता करना है इस कन्वर्जन के लिए अगर आपने इथेनॉल को ब्यूटेन 1,3 डाइओल में कन्वर्ट करना है, बेसिकली आपने एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, डाइओल में कन्वर्ट करना है, तो कौन से रिएजेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, आप सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखना। बताइए इथेनॉल का फॉर्मूला CH3, राइट, दिस इज CH3CHO। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए इस इथेनॉल को, ध्यान देना, इस इथेनॉल को आपने किस में कन्वर्ट करना है, ब्यूटेन 1,3 डाइओल में। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, 1,3 डाइओल OH, दिस इज OH, राइट। इसमें आपको कन्वर्ट करना है, इस इथेनॉल को आपने ब्यूटेन 1,3 डाइओल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब बता दो सबस्ट्रेट में कितने कार्बन, ध्यान देना हिंट मिल जाएगा आपको। बताइए सबस्ट्रेट में कितने कार्बन है, 2। अच्छा प्रोडक्ट में कितने कार्बन मिल रहे हैं, 4। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए। अच्छा ये 2 से 4 मैं कब करूं, जब इस एल्डिहाइड में मैं एल्डोल कंडेंसेशन कर दूं। क्या कर दूं, एल्डोल कंडेंसेशन कर दूं। क्या देखिएगा पहले स्टेप में क्या होगा कि आपके पास जो इथेनॉल है इसमें होगा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में इसके जैसे कितने मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा ये जो आपके पास CH3CHO था, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में इसको किसके साथ ट्रीट करना पड़ता है, डाइल्यूट NaOH के साथ। किसके साथ ट्रीट करना पड़ता है, डाइल्यूट NaOH के साथ। ठीक है, बताइए डाइल्यूट NaOH से क्या मिल जाएगा, OH नेगेटिव। अच्छा ये OH नेगेटिव क्या करेगा, ये बेस है, ध्यान देना, OH नेगेटिव क्या करेगा, बेस है। ये बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। मुझे बता दो इसमें एसिडिक प्रोटॉन कहां पे होगा, अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक प्रोटॉन, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है। वो OH नेगेटिव क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब ये अल्फा हाइड्रोजन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहां पे एनाइन बनेगा, यहां पे बन जाएगा CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव आ गया, यहां से प्रोटॉन को लेके चला गया। जैसे यहां से प्रोटॉन लेके चला गया, जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड था वो किस पे शिफ्ट कर गया, कार्बन पे। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद C+O और H, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, ये बन गया इनोलेट आयन, ये बन गया इनोलेट आयन। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेवियर्स न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, एल्डोल कंडेंसेशन में ध्यान देना। मुझे बता दो आप इसी तरीके अगर मैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कर रहा हूं तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनते हैं, पढ़ा था मैंने पिछले दिन, 4 प्रोडक्ट बनते हैं। कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 4 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो क्या होगा पहले स्टेप में, जो आपके पास सबस्ट्रेट है जो इथेनॉल है, इसको हम बेस के साथ ट्रीट करेंगे। बेस एसिडिक प्रोटॉन लेके चला जाएगा, अल्फा प्रोटॉन अल्फा हाइड्रोजन लेके चला जाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा इनोलेट आयन। ठीक है, इसके जैसे कितने मोल आपको लेने, 2 मोल। 1 मोल का मैंने क्या बना दिया, इनोलेट आयन। अच्छा ये जो न्यूक्लियोफाइल बना, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, दूसरे इसके जैसे मॉलिक्यूल पे, इस जैसे कार्बोनाइल मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। क्या कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में ये जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल था दैट इज CH2 नेगेटिव C+OH, ये नेगेटिव वाला ये किस पे अटैक करेगा, इस कार्बोनाइल, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप आपके पास गिवन है, कार्बोनाइल कंपाउंड गिवन है, एल्डिहाइड गिवन है, इसके दूसरे मोल पे, इसके दूसरे मॉलिक्यूल पे। ठीक है, इसका मॉलिक्यूल मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज CH3C+OH। ठीक है, बताइए सेम लिखा है, इथेनॉल का ये भी इथेनॉल था। अब बता दो ये जो CH2 नेगेटिव है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस गिवन इस वाले सबस्ट्रेट के किस सेंटर पे अटैक करेगा, जो डेफिशिएंट होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, ये इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन पे, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा। कार्बोनाइल कार्बन पे जैसे ही अटैक करेगा, ये बॉन्ड कहां शिफ्ट करेगा,
ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास, बताइए, CH3 देन CO नेगेटिव, इसके साथ H लिख दूं मैं ऐसे, ठीक है। देन सिंगल बॉन्ड CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है जी। अच्छा, ये OH नेगेटिव ने जब प्रोटॉन लिया था, ये किस फॉर्म में रिमूव हो गया था, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया था। तो ये क्या करेगा, इस O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोटॉन गेन करेगा। जो प्रोटॉन इसने लूज किया था उस प्रोटॉन को ये वापस गेन करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, OH। यहाँ पे बता दीजिए किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये H पॉजिटिव गेन करेगा। H पॉजिटिव कहाँ जाके अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस विल बी CH3 CH, यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप बन गया वापस। देन CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है जी। ये बन गया आपके पास इंटरमीडिएट एल्डोल कंडेंसेशन का ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है आपका, जिसको आप एल्डोल बोलोगे। क्या बोलोगे, एल्डोल, दिस इज एल्डोल, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप भी है और साथ में कौन सा ग्रुप है, ऑल ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी है। सो दिस इज एल्डोल, क्या बन गया, एल्डोल बन गया, ठीक है। अब बताइए आपको क्या बनाना था, ध्यान देना। यहां से अगर मैं देखूं कार्बन, एक OH तो आ गया अपने पास दूसरे कार्बन पे, ठीक है। अभी अपने को कितने पे लाना है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, एक पे तो OH आ गया, अभी कितने पे OH लाना है मेरे को, एक और सेंटर पे OH लाना है। अच्छा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, ये जो CHO ग्रुप है, मुझे बता दो, क्या इस CHO ग्रुप की जगह पे मैं OH ला सकता हूं, कुछ ना कुछ करके, बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे, इसको रिड्यूस करके, क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पहली चीज जो आपके पास बनी, अब इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं रिड्यूस कर देता हूं। बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट लगा दूंगा, आप LiLH4 लगा दीजिए, मैंने कल भी ये पढ़ा रखा था। बताइए क्या मैं NaBH4 का यूज भी कर सकता हूं, सर बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि NaBH4 एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को रिड्यूस कर सकता है। बट अगर आपके पास एस्टर्स हो या आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो, क्या उस टाइम पे NaBH4 यूज हो सकता है, नहीं, वो उनको रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं लगा लेता हूं NaBH, ये रिड्यूसिंग एजेंट लगा दिया। बताइए ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा, और एल्डिहाइड को किस में रिड्यूस करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल में। किसमें रिड्यूस कर देगा, 1 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है। बताइए क्या बनेगा आपके पास, CH3 एसिड, देन CHOH, देन CH2, ठीक है। बता दो CHO किस में रिड्यूस हो जाएगा, CH2OH में, ठीक है। तो ये रिड्यूस हो जाएगा CH2OH में, हो गया रिड्यूस, ठीक है। बताओ ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना, इस फाइनल प्रोडक्ट का नाम क्या आएगा, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दूं मैं। दिस इज ब्यूटेन 1,3 डाइओल, क्या ये वही है जो ऊपर दे रखा था अपने पास, ब्यूटेन 1,3 डाइओल। सो अगर आपको इथेनॉल को ब्यूटेन 1,3 डाइओल में कन्वर्ट करना है, इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, 2 स्टेप्स, ठीक है। पहली चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, इस कन्वर्जन के लिए पहली चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, एल्डोल कंडेंसेशन, दैट इज इसको किसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा, डाइल्यूट NaOH के साथ, बेस के साथ, और किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डोल का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद एल्डोल को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। उसके बाद मैं NaBH4 लगा दूंगा या LiAlH4 लगा दूंगा, ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा एल्डोल को किसमें, 1,3 डाइओल में, ब्यूटेन 1,3 डाइओल में, ठीक है। बढ़िया, ऐसा किस वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए में, जहां पे डाइल्यूट NaOH यूज किया गया है, पहले एल्डोल कंडेंसेशन करवाया गया और उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट लगा रखा है NaBH4, तो आपके पास ये कन्वर्जन पॉसिबल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा सवाल, ओपी क्वेश्चन। एक आप करते हैं, कुछ बाकी ऑप्शन करके हम बोल देते हैं, एक और ऑप्शन और देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शन में जो दे रखा था क्या उससे ये चीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है। पर एल्डोल कंडेंसेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एल्डोल कंडेंसेशन में जो एल्डिहाइड होंगे या जो कीटोन होंगे, अच्छा उनमें क्या चीज होनी चाहिए, उनमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसको ध्यान रखना, उनमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और अगर ऐसे ही सबस्ट्रेट को, ऐसे ही कार्बोनाइल कंपाउंड को मैं OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करूं बट उनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, फिर वो कौन सा रिएक्शन देंगे,
कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन देंगे? कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे, ठीक है। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन हो और बेस के साथ ट्रीट किया जाए फिर कौन सा रिएक्शन होगा? एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और एल्डोल कंडेंसेशन में आपके पास OH नेगेटिव क्या करेगा? सबसे पहले सबस्ट्रेट पे अटैक करके अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, इनोलिटाइन का फॉर्मेशन कर देगा, न्यूक्लियोफाइल बना देगा। फिर वो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाएगा दूसरे सबस्ट्रेट के कार्बोनाइल कार्बन पे और हमारे पास फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और इस एल्डोल को रिड्यूस कर दिया तो ये एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, ये अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा मुझे बता दो, अगर मैं क्या कर देता, इसको मैं ऑक्सीडाइज कर देता, लेट्स से मैं इसको ऑक्सीडाइज कर देता, मान के चलो मैं इसको ऑक्सीडाइज कर देता, बताइए ऑक्सीडाइज करने में क्या बनता? अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कर देता, अगर मैं इस पे K2Cr2O7 लगा देता जो कि एक ऑप्शन में दे रखा है एसिडिक कंडीशन में, तो मुझे बता दो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है? इसके बाद क्या बनता? ये CHO किस में ऑक्सीडाइज हो जाता? COOH में। और ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज हो जाता? कीटोन में। किस में ऑक्सीडाइज हो जाता? यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाता और यहाँ पे क्या बन जाता? COOH। जो सेकंड ऑप्शन रखा है उसको भी ट्राई कर लेते हैं कि क्या सेकंड ऑप्शन से ये चीज पॉसिबल होगी या कोई और प्रोडक्ट बनेगा। तो सेकंड ऑप्शन में इथेनॉल को किसके साथ ट्रीट कर रखा है? इथेनॉल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH। पहले किसके साथ ट्रीट कर रखा है? डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट कर रखा है और उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रखा है और फिर हाइड्रोलिसिस करवा रखा है, ठीक है। देखिएगा ये आपके पास इथेनॉल दैट इज CH3CHO पहले किसके साथ ट्रीट कर रखा है? जल्दी से आंसर करना। पहले ट्रीट कर रखा है बेस के साथ, OH नेगेटिव के साथ। वापस क्या होगा? एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। एल्डोल कंडेंसेशन होगा, वापस वो प्रोडक्ट बनेगा, एल्डोल बनेगा, ठीक है। तो ए में बना देता हूं दैट इज CH3 CHOH CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है जी। एल्डोल बनेगा, पहले में क्या बनेगा? एल्डोल। अच्छा उसके बाद उसको ट्रीट करवा रखा है CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रखा है। उसके बाद इसको ट्रीट कर दिया CH3MgBr, CH3MgBr। बताओ क्या होगा जब मैं इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करूं? बताओ कहां पे अटैक होगा? ये कार्बोनाइल ग्रुप्स के रिएक्शंस हैं सारे के सारे। जब आप इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, बताइए खास बात क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में? दिस R contain partial negative charge, right? This contain partial negative, MgBr contain partial, ठीक है। अच्छा अगर इससे नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो बताइए अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो किस सेंटर पे अटैक करना चाहेगा? कार्बन डेफिशिएंट सेंटर पे। और कार्बन डेफिशिएंट सेंटर कार्बोनाइल कार्बन्स में कार्बन होगा, ये कार्बन डेफिशिएंट होता है। तो ये CH3 कहां पे अटैक करेगा? कार्बन पे। और ये जो MgBr बचा है कहां पे? ऑक्सीजन पे। और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। बताइए क्या बनेगा? CH3 CHOH then CH2। सी इस पे क्या जुड़ गया? इस पे क्या जुड़ गया? CH3 जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे OMgBr, ठीक है, इस तरीके से। और आपको ये पता है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगा उसके बाद हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है फाइनल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद करवा रखा है हाइड्रोलिसिस, इसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा रखा है, ठीक है। बताइए हाइड्रोलिसिस करने पे तो बहुत सिंपल है। हाइड्रोलिसिस करने पे MgBr हटेगा, OH के साथ चला जाएगा और O के साथ क्या जुड़ जाएगा? H। O पे नेगेटिव, O पे क्या है? नेगेटिव। यहाँ से कौन सा पार्ट इसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव वाला पार्ट। सो O में क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना ये वाला पोर्शन हटेगा, ये वाला पोर्शन हटेगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा और MgBr के साथ OH निकल जाएगा, ठीक है। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH then CH2 C CH3 H and this will be OH, ठीक है। बताइए क्या वो प्रोडक्ट बना जो हमें चाहिए था? हमें तो ब्यूटेन मॉन्थली डाइओल चाहिए था, बट ये क्या बन गया? अगर आप नंबरिंग कर दो 1 this is 2 this is 3 this is 4 this is 5 so this is pentane 2,4 डाइकोल। ये क्या बन गया? pentane 2,4 डाइकोल बन गया, ठीक है ना। this is pentane 2,4 डाइकोल। ये प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था ब्यूटेन मंथली डाइओल। अब बाकी ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो, ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ ऑप्शन ए से देखने को मिलेगा। तो कैसे आप इथेनॉल को ब्यूटेन मंथली डाइओल में कन्वर्ट कर सकते हैं? पहले एल्डोल कंडेंसेशन करवा के, जहां पे एल्डोल का फॉर्मेशन होगा, एंड आफ्टर दैट दैट एल्डोल दैट प्रोडक्ट इज ट्रीटेड विद reducing agent like NaBH4 or LiAlH4 and CHO group get reduced to alcohol and formation of butane 1,3-diol takes place, ठीक है। बस क्लियर, मिटा दो इसको।
क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है। वो एम्पिरिकल फॉर्मूला पे सवाल पूछता है, बट इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला को थोड़ा टेस्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंट कंपोजिशन दे रखा है। इसका मॉलिक्यूलर मास जो चीजें गिवन है मैं लिख लेता हूं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, मोलर मास दे रखा है 60, राइट। इट कंटेन कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है 20%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है 6.67%, देन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 46.67%, और उसके बाद बोल देता है रेस्ट इज ऑक्सीजन, इसके अलावा जो बचा वो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो बताइए ऑक्सीजन कितना होगा, जल्दी से फाइंड आउट करके बताना। मैं इधर परसेंटेज लिखूंगा, जल्दी से फाइंड आउट करके बताना, मैं इसका परसेंटेज लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ता हूं। सबको सम कर लो, 100 में से माइनस कर दो, जो बचेगा ये होगा, ठीक है ना। कर दीजिए कितना बचेगा, जल्दी से बताना। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना होगा। 100 से ऊपर जा रहा है, 100 से ऊपर नहीं जाएगा, तो ऊपर वाला प्लस कर ये मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास सिर्फ परसेंटेज को मुझे बताना कितना परसेंटेज ऑक्सीजन का। शाबाश शाबाश, पता ज्यादा तो नहीं है, इनको सम करना, 100 में से माइनस करना, खत्म बात। हाँ इतना ही, और कैसे परसेंटेज निकलेगा। एक 20 है, दूसरा 6.67 है, फिर 46.67 है, जो बचा वो ऑक्सीजन 26 तो 20 कितना आएगा 26%, ठीक है। किसी और को कोई बात नहीं। 26.66 हाँ लो ऊपर की तरफ है 26.6%, 26. ऐसे सवाल में पहले भी आ रखे हैं, यहाँ पे ये बोल देता है कि जो बचा ऑक्सीजन है। 22वें सवाल का ध्यान लेना, और वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन दे रखी थी, कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा था, और फिर बोल रखा था जो बचा वो हाइड्रोजन है। तो आप कैसे पता करेंगे, जितने भी परसेंटेज कंपोजिशन दे रखे हैं सबको सम कर लीजिए, 100 में से माइनस कर लीजिए, तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा आपको तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है, बट उससे पहले आपको क्या करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करने के लिए हम परसेंटेज कंपोजिशन का यूज करेंगे। देखिए ये 11th में भी आप चीज पढ़ते हो, आपको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है उससे पहले आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना पड़ेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करने के लिए हम क्या लिख देंगे, सिंपली आप इस टेबल के हिसाब से चल सकते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स लिखेंगे, एलिमेंट कौन कौन से आपके पास हैं, कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद क्या लिख देंगे, इनके परसेंट कंपोजिशन, इनके परसेंटेज कंपोजिशन लिख देंगे। बताइए कार्बन कितना 20%, परसेंटेज ऊपर लिखते हैं, नीचे परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। देन हाइड्रोजन इज 6.67% एंड देन दिस वन इज 46.67% एंड ऑक्सीजन इज 26.6%, ठीक है। अच्छा परसेंटेज कंपोजिशन के बाद क्या लिखते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन के बाद लिखा जाता है इनका मास, इनके एटॉमिक मासेस, ठीक है, इनके एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास, ठीक है। बताइए कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, समझ, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 40, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 60, ठीक है। अच्छा एटॉमिक मासेस के बाद आप क्या करेंगे, एटॉमिक रेशियोज निकाल देंगे, एटॉमिक रेशियोज। और एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, परसेंट कंपोजिशन अपॉन मास, परसेंट कंपोजिशन अपॉन मास। ये कितना आ जाएगा 20/12, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 6.67 सेम ही आएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 46.67 अपॉन 40, और ये कितना आ जाएगा 26.6 अपॉन 60, ठीक है। बताइए कितना आएगा, ये 1.66 आ जाएगा, ये 6.67 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 46 को डिवाइड कर दीजिए 14 से, 3 पॉइंट समथिंग, बताइए कितना आएगा 46.67, 3.33, और इसको कर दीजिए 1.66, ठीक है जी। अच्छा अब आपको क्या करना है,
इस रेशो को सिंप्लीफाई कर रहा है। अब इस रेशो को क्या कर देना, सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। बताइए सिंपल रेशो कैसे आएगा आपका, जितने भी रेशोज आ रखे हैं उन सब रेशोज को सबसे स्मॉल नंबर से डिवाइड कर देंगे, सबसे स्मॉल नंबर से डिवाइड कर देंगे। बताइए सबसे स्मॉल नंबर कौन सा आपका आ रहा है, 1.66, ठीक है। तो मैं इसको 1.66 को 1.66 से डिवाइड कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा, ठीक है जी 1 आ जाएगा। 6.67 डिवाइडेड बाय 1.66, ठीक है। बताइए कितना आ जाएगा, 4 अप्रोक्सीमेटली लगा लीजिए कितना आ जाएगा, 4। 3.33 डिवाइडेड बाय 1.6, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसमें डेट है वो 3 है, अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर आएगा, ठीक है। 2 के बराबर देखो 16 तो 32 हो जाता है, 33 अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा 1.66 डिवाइडेड बाय अगेन 1.66 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो बताइए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, सो इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू कार्बन कितने, 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, C4 सॉरी CH4, उसके बाद N कितने, N2, और O भी कितना, CH4 N2O। ये क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन हमें डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, बहुत अच्छे, N इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला, N इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर होगा, सर जो इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आया उसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इंटीजर 1 भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा कि n क्या था, सो n विल बी इक्वल टू मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। n किसके बराबर होगा, n कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, n will be equal to molar mass upon empirical formula mass, ठीक है। molar mass is given in question, so what is the molar mass of compound, molar mass of compound is 60, ठीक है। and empirical formula mass वो आपको empirical formula से निकालना पड़ेगा। ये जो empirical formula आपके पास आया, इस empirical formula से हमें empirical formula mass मिलेगा, ठीक है। बताइए कार्बन का मास 12, एक हाइड्रोजन का 1 और 4 का प्लस नाइट्रोजन का 14 और 2 बार है तो कितना आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसका 60। बताइए कितना आएगा ये, आएगा, देखो 60 आ रहा है, सम कर लो, 60 आ रहा है, कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, सम कर लेना 60 आएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सो n इज इक्वल टू 60, मॉलिक्यूलर मास 60 और इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी कितना, बताइए किसके बराबर आ जाएगा, n का वैल्यू कितना आ गया, अगर n का वैल्यू 1 आया इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा, इसका वैल्यू 1 आ गया तो इसका मतलब ये सेम होगा। तो बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम CH4 N2O, ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिएगा सवाल में क्या चीज घुमा रखी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आ गया आपके पास, दैट इज कार्बन कितने आ गए, पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। कार्बन आ गया आपके पास 4, बताइए ऑप्शन 1 में कार्बन कितने दे रखे हैं, सॉरी कार्बन एक ही है, कार्बन एक ही है। ऑप्शन 1 में कार्बन कितने दे रखे हैं, 3, इसका मतलब ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा ऑप्शन बी में कार्बन कितने दे रखे हैं, ऑप्शन बी में एक ही कार्बन है, पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन बी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी में भी 2 दे रखे हैं, ऑप्शन सी भी कट गया, ठीक है ना। बताइए कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, उसके बाद सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद बचा बी और डी, ठीक है। अच्छा देखिए बी ऑप्शन और डी, बताइए ऑप्शन बी क्या है, NH2 ट्वाइस CO और ऑप्शन डी क्या है, CH3 N CO, खत्म हो गया यहीं पे। अच्छा इसमें भी 2 कार्बन है, ये भी तो चला गया, फिर ये भी तो चला गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी बच गया, ठीक है ना, ऑप्शन बी, ठीक है। ये तो ऐसे ही हो गया, इसलिए कि और भी डाटा दे रखा था, चलिए और डाटा पढ़ लेते हैं, और डाटा क्या है, ठीक है। आंसर तक तो हम पहुंच गए, फॉर्मूला ये होगा NH2 twice CO, this that is NH2 C double bond O NH2 which is urea, right, this is urea, NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ये यूरिया का NH2CO NH2, दिस इज यूरिया, ठीक है, कंपाउंड यूरिया है। अच्छा इसमें क्या बोल रखा है, इसके बाद क्या बोल रखा है, कहते हैं जब इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो अमोनिया गैस रिलीज होगा, बिल्कुल सही बात, जब इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो अमोनिया गैस रिलीज होगा। और उसके बाद कहता है जो रेजिड्यू बचेगा, सॉलिड रेजिड्यू बचेगा,
वो वायलेट पीपीटीज देगा जब आप उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे। ये बढ़िया बात है, इसको ध्यान में रख लेना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मिटा के लिख लेता हूँ ना। बेसिकली ये ब्यूरेट टेस्ट की बात कर रहा है, मैंने परसों भी इसका जिक्र किया था ब्यूरेट टेस्ट का। ब्यूरेट टेस्ट याद रखना इसको, ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट किसके लिए होता है? ब्यूरेट टेस्ट होता है प्रोटीन्स के लिए। किनके लिए? प्रोटीन्स के लिए, या वो कंपाउंड जिनमें एमाइड लिंकेज हो। जिनमें कौन सा लिंकेज हो? एमाइड लिंकेज हो, एमाइड लिंकेज। और एमाइड लिंकेज किसमें हो सकता है? प्रोटीन्स में हो सकता है, अमीनो एसिड्स में हो सकता है, और सिमिलरली इसमें भी एमाइड लिंकेज है। इसमें भी एमाइड लिंकेज, बताइए कैसे एमाइड लिंकेज है? C डबल बॉन्ड O एंड NH है ना, तो दिस इज एमाइड लिंकेज, यही तो एमाइड लिंकेज है। अच्छा, ब्यूरेट टेस्ट में क्या किया जाता है? ये जो आपके पास प्रोटीन्स या एमाइड लिंकेजेस वाले ग्रुप्स हैं, या यूरिया है, लिख लेता हूं सेकंड, इसमें अमीनो एसिड्स भी आ जाएंगे और इसमें यूरिया भी आ जाएगा, ठीक है। इनको ट्रीट किया जाता है बेस के साथ। किसके साथ? बेस के साथ। इन कंपाउंड्स को किसके साथ ट्रीट किया जाता है? बेस, ठीक है, प्लस CuSO4, कुछ ड्रॉप्स CuSO4 के, कॉपर सल्फेट के, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। आपने क्या कर लिया? टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने सैंपल ले लिया, और आप ये पता करना चाहते हैं कि उस सैंपल में प्रोटीन था या नहीं था, या उस सैंपल में यूरिया था या नहीं था। आपने क्या कर लिया? उसमें 1% NaOH डाल दिया, 1% NaOH को सॉल्यूशन डाल दिया, और साथ में ड्रॉप वाइज क्या डाल दिया? CuSO4। आप देखोगे यहाँ पे वायलेट कलरेशन देखने को मिलेगा, वायलेट कलरेशन, वायलेट कलरेशन, वायलेट टू पर्पल, वायलेट टू पर्पल कलरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये कंफर्म करता है कि आपके सैंपल में प्रोटीन रहा होगा, या यूरिया रहा होगा, या कोई अमीनो एसिड रहा होगा। दिस इज नोन एज ब्यूरेट टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूरेट टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, ब्यूरेट टेस्ट किसके लिए होता है, इतना ध्यान रखना। प्रोटीन्स के लिए, अमीनो एसिड्स के लिए, और इवन यूरिया के लिए ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है, ठीक है। सो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा CH4N2O, और स्ट्रक्चरली बता दें तो यूरिया हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, इस पे सवाल आने के चांसेस बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नीट में बहुत टफ सवाल आते हैं, ठीक है। हाँ, इसी पे बेस्ड एक और चीज आ सकती है, ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लेता है, इसी पे कभी कभार क्या कर लेता है कि मान लीजिए आपके पास जब ये गिवन होगा कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है, बट क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा, और क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी मेंशन करता है। किसको मेंशन करता है? वेपर डेंसिटी को। इस रिलेशन को याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। कभी कभार क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया होता है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करने को बोल देता है, आप सारा काम तो कर लेते हो, बट उसके बाद जब n का वैल्यू आपको निकालना है, तो n का वैल्यू निकालने के लिए आपको मोलर मास लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में मोलर मास गिवन नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? वेपर डेंसिटी। तो उस टाइम पे मोलर मास आप कैसे निकालोगे? वेपर डेंसिटी को डालोगे, दैट इज 2 into वेपर डेंसिटी, दिस विल बी इक्वल टू मोलर मास। आपको मोलर मास मिल जाएगा, ठीक है ना। सो वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन होगा? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आपके पास 0.2 मोलर सॉल्यूशन है KCl का, जो फ्रीज करता है -0.68 डिग्री सेल्सियस पे। इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है 1.86, और उसके बाद आपको पूछ रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ KCl। मैंने जब पिछली बार पढ़ाया था, मैंने ये कहा था, ध्यान रखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वैन गॉग फैक्टर में रिलेशन याद रखना। इस पे सवाल बनते हैं, ठीक है। सवाल किस पे है? सवाल है आपका डिटेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे, और उसके बाद पूछ रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो डाटा में गिवन है वो मैं लिख लेता हूं। बताइए सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना दे रखा है? 0.2 मोलर, 0.2 मोलर, ठीक है। डाटा लिख लिया करो, फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद बता दो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? डेल TF कितना दे रखा है? 0.68, ये माइनस में है, इसका मतलब नेगेटिव है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। KF कितना दे रखा है?
freezing point, differential freezing point constant, or you can say cryoscopic constant 1.86, ठीक है। और उसके बाद आपको पूछ रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको अल्फा पूछ रखा है, अल्फा पूछ रखा है, ठीक है जी, ये अल्फा पूछ रखा है, ध्यान दीजिएगा अल्फा पूछ रखा है। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? KCl, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? KCl रखा है। अच्छा मुझे बताइए जो KCl है वो डिसोशिएट करेगा या एसोसिएट करेगा? ऑब्वियसली डिसोशिएट करेगा। क्या करेगा? अगर डिसोशिएट करेगा इसका मतलब ये होगा कि अगर 1 मोल KCl लिया जाए तो वो कितने मोल आयंस बनाएगा? 2 मोल आयंस बनाएगा, ठीक है। अब बता दो रिलेशन बताइएगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन जो यहां लिखने वाला हूं फिर से, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई फॉर इलेक्ट्रोलाइट, relation between alpha and I for electrolytes undergo dissociation, for electrolyte undergo dissociation, ठीक है। relation between alpha and I for electrolyte undergo dissociation, बताइए क्या रिलेशन होगा? alpha is equal to I minus 1 upon n minus 1, ठीक है। फॉर्मूला याद है, अदरवाइज सवाल नहीं हो पाएगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो सवाल नहीं हो पाएगा। अल्फा इज इक्वल टू I minus 1 upon n minus 1, बट दिस इज फॉर डिसोसिएशन ओनली, एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला अलग से रहता है, मैं लास्ट को बता देता हूं वहां पे। अच्छा अब बताइए मेरे को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन, del TF इज इक्वल टू KF into m, लेकिन एक और फैक्टर जो साथ में लगाना पड़ता है जब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट दे रखा हो, वो फैक्टर कौन सा हो जाता है? वेन टॉप फैक्टर। सो I into KF into m, ठीक है, तो आपको पता है। अच्छा आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको सवाल में पूछ के रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मुझे बताइए अगर आपको अल्फा फाइंड आउट करना है तो आपको I की नीड पड़ेगी, और वो I कहां से निकलेगा? वो I निकलेगा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के गिवन डाटा से, ठीक है। इस सारे वैल्यूज रखे हैं, I नीड रखा। मुझे बताइए यहां से I किसके बराबर आ जाएगा? I विल बी इक्वल टू del TF upon KF m, सही। इसको मैं डिवाइड करके क्या आ रहा है, ठीक है, कर दीजिए वैल्यूज पुट। बताइए del TF कितना दे रखा है? 0.68 अपॉन 1.86 मल्टीप्लाई बाय 0.2, यही सारी वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। बताइए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड कर देते हैं, दिस विल बी, मतलब इसके 2 जीरो और इसके 2 जीरो ऐसे भी कैंसिल हो जाएंगे। क्या मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं? दिस विल बी 68 अपॉन 186 मल्टीप्लाई बाय 2, और ऊपर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है ना, ऊपर आ जाएगा 10। उठाएंगे तो काम को आएगा। अच्छा हाँ सही बात है, ठीक है। बताइए कितना आ गया? ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म कर दिया मैंने, सही है ना, ठीक है। तो ये आ गया 68 अपॉन 186 इंटू 0.2, 0.2 का मैंने 2 लिखा है, 10 ऊपर लेके चला गया मैं, ठीक है। आप लीजिए साइड ट्राई कर लें, इसको उठा लें सर, ठीक है। बताइए कितना आएगा? अपॉन 186 इंटू 2 कर दीजिए, इसको कितना आ जाएगा? इतना ही आएगा, इतना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब इसको डिवाइड कर दो, जब इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा। कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 2, ध्यान देना, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बताइए आई का वैल्यू कितना आ गया? आई का वैल्यू कितना आ गया? आई का वैल्यू आ गया 2। आई का वैल्यू कितना आ गया? आई का वैल्यू आ गया 2। डिवाइड कर दो, 2 ही आ रहा है ना, करके देख लो, 2 ही आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा अब बताइए आई का वैल्यू निकल गया, अपने को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना था, मैं पुट कर रहा हूं यहां पे।
बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिस अल्फा विल बी इक्वल टू I minus 1. I का वैल्यू कितना आ गया 2. So this will be equal to 2 minus 1. Now what is N? N is the number of moles formed after dissociation. So the given electrolyte is KCl. So how many moles of KCl will be formed after dissociation? How many ions will be formed after dissociation? 2. N का वैल्यू कितना आएगा 2. So 2 minus 1. बताइए कितना आ जाएगा अल्फा? की गड़बड़ नहीं कर रही की गड़बड़ तो नहीं की इसको देखो इस डिवीजन में की गड़बड़ नहीं है डिवीजन में की गड़बड़ तो नहीं किया डाटा में की गड़बड़ हो गई कैलकुलेटर लगा के देख लो ये मैंने 0.2 को ऊपर लेके आया ना इधर पकड़ो क्या हो गया बोल रहे आ रहे हैं divided by 1 ये 1.82 आएगा डिवीजन गलत कर करो ये 1.82 आएगा ठीक है ये 1.82 आएगा डिवाइड गलत कर रखा ये 1.82 आएगा 1.82 जाएगा 1.82 ठीक है ना डिवीजन गलत कर 1.82 डिवाइड कर लेंगे इसको फिर कैलकुलेटर 0.07 कितना दोबारा कर 0.68 लिख इज इक्वल टू कर ले अब डिवाइड कर दे फिर से 0.2 से डिवाइड हां डिवाइड कर मल्टीप्लाई ना ये डिवाइड में क्या होगा 0.2 डिवाइड में मल्टीप्लाई कहां कर रहे हो इसको ये मल्टीप्लाई में डिवीजन में मल्टीप्लाई में डिवाइड में होता है ठीक है कितना आएगा तभी ऐसे आएगा गलत आ रहा है ना 1.8 कितना आएगा 1.82 ठीक है कर दीजिए पुट सो 1.82 minus 1 upon 2 minus 1 सही है 1.82 minus 1 upon 2 minus 1 2 minus 1 कितना हो जाएगा 1 और 1.82 minus 1 कर दूंगा तो कितना बचेगा 0.82 बचेगा 0.82 परसेंटेज में कितना आ जाएगा 82% परसेंटेज में कितना आ जाएगा 82% ठीक है तो आंसर में 83% दे रखा है ठीक है ना हमने 82% लिख लिया आंसर में 83% दे रखा है अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा ठीक है ध्यान रखना इसको फॉर्मूला को ध्यान रखना ध्यान में रखना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्सेस बेंट हॉफ फैक्टर दैट इज अल्फा इज इक्वल टू I minus 1 upon n minus 1 अभी इसके अप्रॉक्सीमेशन है राउंड ऑफ में आंसर देखना एग्जैक्ट ढूंढने में बैठना वरना तो गया सारा ठीक है 82 आंसर आ रहा है ना तो इसलिए क्योंकि मैंने पॉइंट्स के आगे डिजिट्स नहीं दिए यहाँ पे और भी डिजिट्स थे अगर इसको मैं राउंड ऑफ करके लिखता 2 जो भी आ रहा था 2 6 7 करके जो भी आ रहा था तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1.83 लिख लेता इसलिए मैंने इतना पकड़ रखा था 82 लिख लिया कितना आ जाएगा 82% जो ऑप्शन में देखा है 83 तो 83 में टिक कर लीजिए 83% क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो बहुत वैरी कर रहे हैं बाकी सारे ऑप्शंस बहुत दूर हैं ठीक है ठीक है ये रिलेशन बताइएगा एक और इसको भी ध्यान में रखिएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन वर्सेस बेंट हॉफ फैक्टर ध्यान रखना दैट इज फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स अंडरगोइंग एसोसिएशन इस पे भी सवाल आ सकता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो एसोसिएशन करेंगे जिनमें एसोसिएशन का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बन जाएंगे ठीक है ना उनमें रिलेशन क्या बन जाएगा उनमें अल्फा बराबर होगा n into 1 minus I upon n minus 1 याद रखना इस पे सवाल बनेगा इसका अच्छा सवाल बन सकता है इस ये इजी है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपको याद रखना बट याद रखना पड़ेगा सो अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन विल बी इक्वल टू n into 1 minus I upon n minus 1 ये कब होगा जब आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या करे जब आपका सॉल्यूट क्या करे
एसोसिएट करे, और एसोसिएट के केस में आपको क्या दे रखा होगा, एसिड्स दे रखे होंगे। मान लीजिए आपके पास एसिटिक एसिड दे रखा होगा, या आपके पास बेंजोइक एसिड दे रखा होगा, बेंजोइक एसिड दे रखा होगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो एसोसिएट हो जाएंगे आपस में। उस टाइम पे अगर आपको अल्फा निकालना है, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू n into 1 minus i upon n minus 1, ठीक है, इसके बराबर आपका अल्फा देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक और सिंपल सा सवाल, अल्फा पे। तो अल्फा को कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। आप मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल और मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको ऐसा लिखूं, मान लीजिए मैंने लिख लिया दैट इज 4a gives a, मुझे बताओ जो मैंने ऊपर लिख रखा है ये एसोसिएशन है या डिसोसिएशन है? ये जो मैंने लिख रखा है हाइपोथेटिकल सा इक्वेशन, ये एसोसिएशन है या डिसोसिएशन है? तो चार मॉलिक्यूल्स हैं, चार मॉलिक्यूल मिलके कितना बना रहे हैं, एक बना रहे हैं, इसका मतलब एसोसिएशन। क्या है, एसोसिएशन है, ठीक है। जब चार मिलके एक बनाएंगे तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड टेट्रामराइजेशन, टेट्रामराइजेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेट्रामराइजेशन, ठीक है ना। टेट्रामर बन रहा है, चार मिलके एक बना रहे हैं, टेट्रामर बन रहा है आपका। तो जब आपका मॉलिक्यूल एसोसिएट करेगा उस टाइम पे आप आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी हेल्प भी नहीं, अल्फा की हेल्प के बगैर बता रहा हूं मैं, आई कैसे फाइंड आउट करेंगे। आई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। यह इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बाद में कितने और टाइम में कितने, तो बताइए आई का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितने मोल बने आपके डिसोसिएट या एसोसिएट होने के बाद। यहाँ पे तो एसोसिएशन है, तो एसोसिएट होने के बाद कितने बने, एसोसिएट होने के बाद एक बना नहीं, और एसोसिएशन से पहले कितने थे, चार थे, ठीक है। तो बताइए 1/4 आ जाएगा, 1/4 इज 0.25, 1/4 इज 0.25। आई का वैल्यू 1 से कम आया, ज्यादा आया, आई का वैल्यू 1 से कम आया, और कम ही आना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अगर एसोसिएट कर रहा है तो आई का वैल्यू कितना होगा, लेस देन 1। ध्यान देना, जब मॉलिक्यूल क्या कर रहा है आपका, जब इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है आपका, एसोसिएट। इन केस ऑफ एसोसिएशन अल्फा इज लेस देन 1, एंड इन केस ऑफ डिसोसिएशन ग्रेटर देन 1 होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, क्योंकि आयंस बढ़ेंगे। सो आई इज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन, in case of dissociation I is greater than 1, and if I is equal to 1 that means there is no electrolyte, the given solute is non-electrolyte, the given solute will be non-electrolyte। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देना इस पे भी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर I का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के बराबर, तो इसका मतलब आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो ना ही एसोसिएट करे, ना ही, जैसे ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, या यूरिया हो गया, ये सॉल्यूशंस में ना ही एसोसिएट करते हैं ना ही डिसोसिएट करते हैं। डिसॉल्व होंगे, पानी में ग्लूकोज डिसॉल्व तो होगा, पर ना ही डिसोसिएट करेगा ना ही एसोसिएट करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। कभी कभार सवाल इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दे रखा है जिसमें सॉल्यूट डिसोसिएट कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आई का जो भी वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 1 होगा। आई का जो भी वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी के बीच एक और तरह का सवाल भी आता है, वो मैंने फॉर्मूला में पढ़ा रखा था। मान लीजिए आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन हैं और आपको ये बोल दे कि बताइए इनमें से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, और सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। मामूली ये लोग सवाल कुछ इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपके पास गिवन हो, लेट्स से आपके पास इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं, KCl दे रखा है, ठीक है, लेट्स से AlCl3 दे रखा है, CaCl2 दे रखा है, ठीक है, Al2SO4 थ्राइस दे रखा है, कुछ इस तरीके से ABC करके लिख लेता हूं मैं, CB, और मैं आपको ये बोल दूं कि बताइए इनका करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, ध्यान देना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब कि उस इलेक्ट्रोलाइट को, उसका जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसको फ्रीज करने के लिए आपको टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब टेम्परेचर नेगेटिव में देना पड़ेगा और कम करना पड़ेगा। तो बताइए सबसे ज्यादा डेल्टा किसका आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
डेल्टा एफ, आपको पता है डेल्टा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डेल्टा एफ इज इक्वल टू के इंटू आई इंटू एम, अभी देख लिया, ठीक है। इसका मतलब जिसका आई का वैल्यू ज्यादा उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, मतलब वो उतना नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। और आई का वैल्यू इन सब में से सबसे ज्यादा किसमें होगा, जिसमें आयन ज्यादा बनेंगे, बताइए आयन किसमें ज्यादा बनेंगे, Al2 SO4 थ्राइस क्या बन जाएगा इसमें बन जाएगा 2 टाइम्स Al प्लस 3 टाइम्स SO4 2 नेगेटिव, बताइए कितने आयंस बन रहे हैं टोटल, 5 आयंस, ठीक है। इसका डेल्टा एफ का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव में, ठीक है। उसके बाद AlCl3, उसके बाद CaCl2 और सबसे कम, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, इस तरह का सवाल भी बन सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिकल बॉन्डिंग पे बेस्ड है। आपको मैच करना है गिवन मॉलिक्यूल्स को उनके ज्योमेट्रीज के साथ, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, हल्का सा सवाल, ठीक है। कॉलम ए मैच करना आपको, कॉलम ए लिख लेता हूं मैं, और कॉलम 1 दिस इज कॉलम 2। उसके बाद मैं बहुत सारे ज्योमेट्रीज भी पूछूंगा, ध्यान देना। We have PCl3, then SnCl4, then PF5, then SF6। कॉलम सेकंड में A, B, C and D। ऑक्टाहेड्रल मैं सिंबल लिख रहा हूं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP, टेट्राहेड्रल TD and then ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, आप इनको मैच करना है, ठीक है। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। निगम कर लीजिए, पहले आप मुझे मैच बता दीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं कैसे हो पाएगा। क्या लग रहा है आपको, ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, कि दो भी मैच हो गए तो ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो, ठीक है। बताइए एक आध मैच करके बता, एक मैच करके बता दो, आंसर देखिए। पहले का डी लग रहा है, ठीक है। BCl3 इज ट्राइगोनल प्लेनर, ओके, ठीक है। दूसरे का C, दैट इज SnCl4 इज टेट्राहेड्रल, ओके ओके। इसके बाद PF5 इज TBP, ठीक है। एंड SF6 इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है जी। मैच तो सही है, मैच तो सही है, मैच तो सही है, ठीक है। मैच तो सही है, देखिए कैसे हो जाएगा। बताइए पहले मैं अपनी ज्योमेट्रीज बना लेता हूं, उसके बाद मैं बता देता हूं सारे के सारे वेस्पर के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्रीज और जो शेप्स होंगे आपके पास। BCl3, फर्स्ट वन इज BCl3, ठीक है। बोरॉन ग्रुप नंबर 13, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और 3 के 3 शेयर कर रखे हैं, इसका मतलब इस पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। सो दिस इज AB3 टाइप मॉलिक्यूल, सो BCl3 will be trigonal planar, this is a planar species। प्लानर स्पीशीज मिलेगा आपको, BCl3 आपको मिलेगा प्लानर स्पीशीज। बताइए प्लानर स्पीशीज है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, साथ ही बता दीजिएगा। बॉन्ड एंगल 120, बॉन्ड एंगल 120, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बताइए, AB3 टाइप का है, ठीक है। कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, स्टेरिक नंबर 3 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2, टोटल 3 आ रहे हैं, टोटल 3 आने चाहिए बॉन्ड पेयर, वहां भी 3 आने चाहिए, sp2 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड बता दीजिए, SnCl4, 3 बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 4 के 4 क्लोरीन के साथ शेयर कर रखे हैं, इसका मतलब कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। सो दिस इज Sn एंड Cl4, ज्योमेट्री इज सिमेट्रिकल एंड दैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा TD। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, ठीक है जी। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। बताइए बॉन्ड एंगल कितना आएगा, बॉन्ड एंगल बता दीजिए। टेट्राहेड्रल में आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109, राइट, 107। इसके नीचे वाले को तो जब एक लोन पेयर आ जाता है, ठीक है। एक लोन पेयर के आने से करीब करीब 2.5 डिग्री से एंगल कम हो जाता है, तो 109 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन थर्ड, PF5, फास्फोरस बिलोंग्स टू नाइट्रोजन फैमिली, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 5 के 5 शेयर कर रखे हैं, इसका मतलब कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। सो दिस इज P, और कितने F आ रहे हैं आपके पास, 5, सो दिस इज PF, F, दिस इज F, दिस इज F, ठीक है। दिस इज 4 एंड दिस इज 5। बताइए कैसा ज्योमेट्री आ जाएगा इसका, ज्योमेट्री आ जाएगा इसका, दिस इज ट्राइगोनल, दिस इज बाइपिरामिडल, ठीक है। सो दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3D,
बहुत बढ़िया, sp3 डिहाइड्रोलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बॉन्ड एंगल्स कितने आएंगे सर? दो तरह के बॉन्ड एंगल्स आएंगे, ये वाले बॉन्ड एंगल आप देख पाएंगे, दिस इज 120, ट्रायंगल है तो 120 वाला, ठीक है, एंड दिस वन इज 90, दिस वन इज 90, ठीक है, ऐसा होगा ट्रायंगुलर और उसके बाद बाई पायरामिड हो जाएंगे, ठीक है। तो 120 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो ये आ जाएगा ट्रायंगुलर बाई पायरामिड PF5। नंबर 4 SF6, ठीक है, सल्फर बिलोंग्स टू ऑक्सीजन फैमिली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 6 के 6 शेयर कर रखे हैं, इसका मतलब कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। दिस इज S एंड F6 F ये आ गया SF6, ठीक है। बताइए SF6 जो आपके पास आया इसका ज्योमेट्री कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3d2 sp3d2, ठीक है ना, sp3d2 राइट, sp3d2 बताना एक बार वापस बताना मेरे को, ठीक है ना, ये पहले भी मैंने बोल रखा है। मुझे बता दो sp3d में कौन सा d ऑर्बिटल यूज होगा? sp3d में d 5 तरह के होंगे, तो बताइए sp3d में कौन से d ऑर्बिटल का यूज हुआ होगा? ध्यान देना, जो अकेला वाला है ना sp3d, जब अकेला है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस वाला इन्वॉल्व होगा और वो है dz2, इट इज dz2। इस पे सवाल बन सकता है, मैं फिर बता रहा हूं, बढ़िया सवाल बन सकता है। इस तरह का सवाल इस पे नहीं आया है, इस पे पक्का सवाल बनेगा। अच्छा d2 जब दो d ऑर्बिटल यूज हो जाए तो बताइए कौन से d ऑर्बिटल यूज हुए होंगे? इसका मतलब ये है कि सेम वो d ऑर्बिटल जो सेम होंगे, बताइए कौन से दो d ऑर्बिटल सेम हो जाते हैं? dz2 एंड dx2 माइनस, ठीक है, dx2 y2 और dz2 ये वाले यूज हुए होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आता है। ओके, एक और बात, कभी-कभार सवाल में क्या करता है, शेप पूछ लेता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि शेप बताना है या ज्योमेट्री बताना है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान देना, मैं दोनों को अलग करके लिख लूं, शेप और ज्योमेट्री में अंतर होता है, शेप और ज्योमेट्री, शेप और ज्योमेट्री में अंतर होगा, ठीक है ना। अगर शेप की बात करेगा, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, मैं इसको ऐसे याद रख सकता हूं, मैं इसको गिल के हिसाब से याद रखता हूं, दैट इज ज्योमेट्री इंक्लूड लॉन पेयर, ज्योमेट्री इंक्लूड लॉन पेयर। जब भी ज्योमेट्री की बात करेगा आपको लॉन पेयर को ध्यान में रखना है, और अगर आप लॉन पेयर को ध्यान में नहीं रखते हैं तो उसमें क्या आएगा? शेप, दैट इज लॉन पेयर इज नॉट कंसीडर्ड, लॉन पेयर इज नॉट कंसीडर्ड, ठीक है। मैं एग्जांपल लिख सकता हूं, ध्यान देना, मैं एग्जांपल लिख सकता हूं। मान लीजिए मैंने क्या कर लिया, मैंने लिख लिया लेट्स से SF4, मैं लिख लेता हूं SF4। बताइए सल्फर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? सल्फर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? शाबाश, ऑक्सीजन फैमिली से, ग्रुप 16 से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। कितने शेयर कर रखे हैं? 4। इसका मतलब कितने लोन पेयर होंगे? एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर, ठीक है। बताइए अगर मैं इस मॉलिक्यूल को कैटेगराइज करना चाहूं तो सेंट्रल एटम एक A लिख दिया मैंने, ठीक है। बॉन्डेड एटम्स कितने? 4, F4 बॉन्डेड एटम 4, और लोन पेयर कितना? 1, तो मैं क्या लिखूंगा? AB4L। एनसीईआरटी के हिसाब से इसको लिख रखा होता है, बस उसने L की जगह पे E रख रखा है। सो AB4L, AB4 एक सेंट्रल एटम, 4 बॉन्डिंग पेयर और एक लोन पेयर, एक सेंट्रल एटम, 4 बॉन्डिंग पेयर और एक लोन पेयर, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसका टोटल कैटेगरी पूछूं, ध्यान देना, इसको ऐसे याद रखा जाता है, वैसे पर मैं इस चीज को क्लासिफाई करके पढ़ा जाता है। अगर मैं इसको ये पूछूं कि इसका पैरेंट कैटेगरी क्या रहा होगा, सर इसका पैरेंट कैटेगरी रहा होगा AB5 टाइप का। कैसा रहा होगा? क्यों? क्योंकि हमने क्या कर रखा है, वो जो AB5 था उसमें से एक B को हटा के, एक बॉन्डिंग पेयर को हटा के एक लोन पेयर ले आए, सो AB5। अच्छा AB5 का ज्योमेट्री फिक्स होता है, AB5 का ज्योमेट्री फिक्स होता है। बताइए AB5 का ज्योमेट्री कैसा होता है? AB5 का ज्योमेट्री TBP कैसा हो जाता है? तो अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, इसका भी ज्योमेट्री कैसा होगा? इसमें जितनी भी कैटेगरीज बनेगी AB5 में कौन-कौन सी कैटेगरी बन सकती है? पहली तो ये बन सकती है AB4L, एक बॉन्ड पेयर हटाया, एक लोन पेयर ले आया। दूसरी बन सकती है AB3L2, 2 बॉन्ड पेयर हटाए, 2 लोन पेयर लेके आए। तीसरी कैटेगरी बन सकती है AB2L3, AB2 उन सब का ज्योमेट्री सेम होगा। और ज्योमेट्री कितना होगा? ज्योमेट्री किसके बराबर होगा? ज्योमेट्री विल बी TBP, ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपैराबोल। लेकिन ये डिफर कहां पे करेंगे? शेप में। क्यों? क्योंकि शेप में आपको किस चीज को कंसीडर नहीं करना है? लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, दिस इज सल्फर S, कितने फ्लोरीन? 4। कितने फ्लोरीन होंगे? 4। अच्छा देखना, TBP तो ऐसा ही होता है जो मैंने यहां पे बना रखा है, इमेजिन कीजिए TBP तो ऐसा ही होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक फ्लोरीन को हटाना है और एक लोन पेयर को लेके आना है। तो बताइए कितने ऑप्शन आपके पास हैं कि आप फ्लोरीन को हटा सकते? सर 5 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। या तो मैं एक्सियल से हटा दूं, या तो मैं कहां से हटा दूं?
इक्विटोरियल से, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, ये जो बॉन्ड्स हैं, ये वाले बॉन्ड्स, ये जो दो बॉन्ड्स हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं, पता है ना ये क्या होते हैं, टीपीपी में ये इलोंगेटेड होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं इक्विटोरियल से। और अगर इक्विटोरियल से थोड़े से लंबे हैं, इसका मतलब ये बॉन्ड वीक होंगे, इक्विटोरियल के कंपैरिजन में वीक होंगे, ठीक है। ये इलोंगेटेड बॉन्ड्स हैं। सो इक्विटोरियल बॉन्ड्स आपके पास हैं और एक्सियल बॉन्ड्स आपके पास हैं। ये एक्सियल बॉन्ड्स आ गए आपके पास, ये एक्सियल बॉन्ड्स और ये तीन इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। तो मैं एक्सियल से हटाऊं इक्विटोरियल से हटाऊं, सर ये डिसाइड करेगा मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन किस में कम आएंगे, क्योंकि वेस्पर के अकॉर्डिंग वही मॉलिक्यूल स्टेबल होगा जिस मॉलिक्यूल में रिपल्शंस बहुत कम होंगे। कभी कभार पूछ लेता है ऐसा भी कि बताइए किस वाले मॉलिक्यूल में सबसे कम रिपल्शन होंगे, इसका मतलब स्टेबिलिटी की बात कर रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर आपको इसको हटाना है, हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे हम इक्विटोरियल पोजीशन से, इस सिंगल इक्विटोरियल से, क्योंकि इस सिंगल इक्विटोरियल से हटाने के बाद जो टोटल रिपल्शंस आएंगे वो सबसे मिनिमम होंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं, मान लो मैं इधर से हटा के लोन पेयर इधर लगा दूं, इधर से हटा के लोन पेयर इधर लगा दूं, बट जितने भी ऑप्शंस बनेंगे उन सब में रिपल्शंस एक्सट्रीम होंगे, उन सब में रिपल्शन ज्यादा होंगे। सिर्फ एक केस बनेगा जहां पर रिपल्शन मिनिमम होगा, वो ये होगा कि आप इस सिंगल इक्विटोरियल वाले को हटा दो और यहां पे क्या लगा दो, लोन पेयर। तो देखो कैसे बनेगा, इसका शेप बनेगा एस, इसको मैं ऐसे रखता हूं, इसको भी मैं ऐसे रखूंगा, इसको भी ऐसे रखूंगा और इसको भी ऐसे रखूंगा, ठीक है। दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन एंड दिस इज फ्लोरीन। और ये जो सिंगल इक्विटोरियल वाला था इसको मैंने हटा दिया और इसकी जगह पे क्या ले आऊंगा, ये बनेगा SF4। ये किसका शेप बनेगा, SF4 का, ठीक है। बताइए SF4 का शेप कैसा आ जाएगा, देखो देखने में तो अगर ज्योमेट्री की बात करो तो वैसे ही होगा, ट्राइगोनल बाइपैरामीटर, ठीक है। शेप कैसा होगा, बटरफ्लाई शेप, कैसा होगा, बटरफ्लाई शेप। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीसॉ, ठीक है ना, ऑलरेडी आगे रखा है लेकिन एक बार, इसी को हम क्या बोल देंगे, सीसॉ। इसी को के शेप भी बोलते हैं। देखो अगर मैं इसको हटा दूं, शेप देखना है तो लोन पेयर नहीं देखना है, मैंने लोन पेयर को छुपा लिया क्योंकि शेप में इसको देखना ही है। बताओ क्या बचा, के शेप। कैसा बचा, के शेप। और इसको अगर मैं ऐसा करके लिखूं ऊपर की तरफ, पाई बनेगा, ऐसे बनेगा, तो ऐसे ना पाई शेप। तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, के शेप और पाई शेप, के शेप और पाई शेप, ठीक है। SF4 का शेप हो जाएगा। इसमें सवाल ऐसा भी आ सकता है कि बताइए क्यों ये लोन पेयर यहां पे होगा। जब मान लो 3 से 4 आपके पास डिफरेंट शेप्स बना दिए, इस लोन पेयर को कभी यहां बिठा दिया, कभी यहां बिठा दिया, कभी यहां बिठा दिया, और बोलेगा बताइए कौन सा स्टेबल ज्योमेट्रिक, कौन सा स्टेबल शेप होगा, स्टेबल ये वाला होगा। और ये वाला क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि सर इसमें रिपल्शंस मिनिमम होंगे, इसमें रिपल्शंस मिनिमम होंगे। और कौन से रिपल्शंस, कौन से रिपल्शंस, सारी तरह के रिपल्शंस, लोन पेयर, दो लोन पेयर तो एक ही है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। कौन से रिपल्शंस मिनिमम होंगे इसमें, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। लोन पेयर तो होंगे नहीं क्योंकि लोन पेयर तो एक ही है, इसके अलावा क्या ही हो सकता है, ठीक है ना, इसके अलावा तो हो नहीं सकता। मैं 3-4 मॉलिक्यूल और लिख लेता हूं, जरा शेप बताना, मैं 3-4 और मॉलिक्यूल लिख लेता हूं, शेप बताना जल्दी से। बताइए ClF3 का शेप बताइए और हाइब्रिडाइजेशन बताइए, शेप बता दीजिए और बता दीजिए इसका हाइब्रिडाइजेशन, शेप और हाइब्रिडाइजेशन ClF3 का। लगाओ सब, लगाओ आइडिया, गुड, शाबाश। क्या लग रहा है, धोखा मत खाना, ध्यान देना मॉलिक्यूल को देख के ये धोखा मत खाना कि ये भी 3 टाइप का होगा। जैसे BCl3 दिख रहा था ना, ये वैसा नहीं है क्योंकि इस क्लोरीन में लोन पेयर भी होंगे, आपको स्टेटिक नंबर पता करना पड़ता है, ठीक है। कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर लग रही है, ठीक है। और कोई बताओ क्लोरीन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, 17, ठीक है। हाइड्रोजन का है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7, ठीक है। 7 में से कितने शेयर कर रखे, कितने बच गए, 4 के कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। मुझे बता दो इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे, जो दिख रहे हैं बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, 2। बताइए टोटल स्टेटिक नंबर कितना आएगा, स्टेटिक नंबर कितना आएगा, सम कर लीजिए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना आएगा, 5। ये तो फिर से वैसे ही बन गया जैसा बोल रहा, ये बन गया AB5, फिर से बन गई उसी की कैटेगरी बन गई, तो ये फिर से बन गया AB5। AB बताओ अगर AB5 होगा, ज्योमेट्री फिक्स है, ज्योमेट्री कैसा होगा, ज्योमेट्री होगा TBB, ज्योमेट्री कैसा होगा TBB। बट अपने को क्या निकालना है, शेप। अब वापस आ जाओ इस पे, देखिए ये वाला जो था इसी से बता देता हूं मैं, ठीक है। अब मुझे बता दो इस मॉलिक्यूल में इसकी ज्योमेट्री में से कितने आपको लोन बॉन्ड पेयर हटाने, 2, और कितने लोन पेयर लेके आने। जब सिंगल हटाओगे तो कहां से हटाओगे, सिंगल इक्विटोरियल वाले से। अब जब 2 हटाने हैं तो ये इक्विटोरियल वालों से हटेंगे,
ये जो सेम इक्वेटोरियल वाले हैं, बताओ इन दोनों की जगह मैं क्या लेके आऊंगा, लोन पेयर लेके आऊंगा। कैसा बनेगा Cl, इधर भी क्या आ गया लोन पेयर, इधर भी क्या आ गया लोन पेयर। इस इक्वेटोरियल पे क्या बचेगा F, यहाँ पे एक्सियल वाला F, यहाँ पे भी एक्सियल वाला F, ये एक्सियल वाला है। अब मैं ऐसा बोल दूंगा क्यों यही मॉलिक्यूल का शेप बना, ऐसा भी बोल सकता था कि एक ये वाला हटा के लोन पेयर लगा देता, एक ये वाला हटा के लोन पेयर लगा देता। तो क्यों ऐसा नहीं हुआ कि ये वाला बन गया, क्योंकि यही सबसे स्टेबल होगा। और ये सबसे स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि इसमें रिपल्शन सबसे लीस्ट होंगे। ठीक है, तो बताइए कैसा शेप लग रहा है, शेप देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोन पेयर को, ठीक है मैं छुपा देता हूं दोनों लोन पेयर, ये लोन पेयर छुपा दी। बताइए कैसा लग रहा है, इसको घुमाइए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा घुमाना, टी शेप घुमाओ ना थोड़ा सा, ऐसे देखो टी शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, दिस इज टी शेप, ये है आपका टी शेप। ठीक है, कैसा मॉलिक्यूल आ जाएगा, टी शेप। बहुत सारी चीजें इधर से पूछ सकता है, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप्स पूछ सकता है, उसके बाद आपको रिपल्शन पूछ सकता है, किसमें मैक्सिमम किसमें मिनिमम है, या बॉन्ड एंगल्स पूछ सकता है, कितनी तरह के बॉन्ड एंगल्स बन रहे हैं, कितने बॉन्ड एंगल्स बन रहे हैं, डिफरेंट चीजें यहां से पूछ सकता है। ठीक है, ऑप्शन मैच कर देना सवाल में जो था, इसको ऐसे करो, ऐसे करके प्रोफाइल टी शेप हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन बताइए इसका, हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं बदलता, ध्यान देना हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं बदलेगा। क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसका, sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल जाएगा। एक सवाल हाइब्रिडाइजेशन में पूछ लेता हूं मैं तस्वीर में बता रखा था, ये हमने पढ़ रखा था डी ब्लॉक में, है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना क्या, या इसको मैं ऐसे लिखूंगा MnO4 नेगेटिव, स्ट्रक्चर भी बना के लिख दूंगा, ठीक है ना। MnO4 नेगेटिव, आपको MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज का, सेंट्रल एटम मैंगनीज का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है ना। बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो। मैं ऑप्शन देता हूँ, चलो मान लो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है ना। ए ऑप्शन, ठीक है, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, इसलिए फॉर्मूला लगाना बताओ। इसलिए sp3 तो सिग्मा बॉन्ड लेना है, सिग्मा वैसे भी हो जाता है, ठीक है। चलिए बताइए कितना लग रहा है, dsp2 ओके, और चलिए कुछ लोगों को dsp2 लग रहा है और कुछ लोग sp3 लग रहा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है sp3, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sd3, याद रखना इसको, sd3। ऐसा बोले डायरेक्ट अपन जा रहे हैं, इनकी एनर्जी लेवल वैरी करते हैं, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम करो, एनर्जी लेवल वैरी करते हैं, जिस हिसाब से लगना चाहिए फीलिंग हो रहा है उस हिसाब से नहीं होता है। sd3 हाइब्रिडाइजेशन मैंने पढ़ा भी रखा था, sd3 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली k2cr2o7, k2cr2o7 इसका भी sd3 हो जाता है, नोट कर लेना इसको, ठीक है, इसको लिख लेना नोट करके। KMnO4 या K2Cr2O7 में मैंगनीज और क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन होगा sd3। जब भी ये सवाल आएगा डायरेक्ट आएगा, मैं फिर बता रहा हूं, जब भी ये सवाल आएगा डायरेक्ट आएगा। बताइए कौन कौन से d ऑर्बिटल यूज हुए होंगे, 3 d हैं, कौन कौन से d ऑर्बिटल यूज हुए होंगे, एक जैसे dxy, dyz और dzx। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मिटा दो इसको, मिटा दो। अच्छा बताओ एक और इसी के स्ट्रक्चर पे एक और सवाल पूछ लेता हूं मैं, मेरे को बता दो मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड बन रखे हैं वो पाई बॉन्ड कौन से टाइप के हैं, कौन से टाइप के पाई बॉन्ड्स हैं, है ना 3 पाई बॉन्ड्स, बताइए कौन से टाइप के पाई बॉन्ड्स हैं, कौन से टाइप के पाई बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं, p पाई हो जाता है, p पाई d पाई हो जाता है, d पाई हो जाता है। बताइए ये कौन से टाइप के बॉन्ड बन रखे हैं, पढ़ रखा है, इसमें मैंने पूरा एक लेक्चर दिया था। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड वालों के पास d तो होता नहीं, ऑब्वियस है ऑक्सीजन के पास p होगा और ये d का यूज करता है, क्या हो गया d बाई p पाई। सिंपल सवाल है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते हैं नीट के सवाल, नीट के सवाल एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते हैं, ध्यान देना, ठीक है। एनसीईआरटी में सब कुछ रखती है, d बाई p पाई कितना आ जाएगा, d बाई p पाई टाइप के पाई बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। बताइए
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है टाइम कितना हो रहा है 11 एक दो 11:15 से 11:15 तो तेरा कितना टाइम हुआ ठीक है सुनिए द फंक्शन ऑफ ग्लिसरॉल इन सोप अच्छा सवाल है वैसे तो आई थिंक ये हाँ ठीक आ सकता है इसमें ठीक है ना इस लेवल के पार्ट में आ सकता है क्योंकि आपका आ जाएगा प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स के अंदर भी आ सकता है ग्लिसरॉल इन सोप ठीक है दो चीजें मैं पूछ लेता हूं पहले तो मेरे को ये बताइए ग्लिसरॉल को स्पेंट लाइन से अलग करने के लिए एनसीईआरटी में दे रखा है जहां में कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है टू सेपरेट ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइन मतलब सोप बना रहे हैं और साथ में रेजिडुए आपका ग्लिसरॉल भी आ रहा है ग्लिसरॉल को अगर अलग करना है सोप इंडस्ट्री में किस टेक्निक से इसको अलग किया जाता है एनसीईआरटी का सवाल है डायरेक्ट आ सकता है किस टेक्निक से इसको अलग किया जाता है मैं ऑप्शन दे दूं बताइए ऑप्शन देता हूं सिंपल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन स्टीम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर क्या लग रहा है ठीक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ओके स्टीम डिस्टिलेशन स्टीम लग रहा है ठीक है ओके ध्यान दीजिएगा ग्लिसरॉल को स्पेंट लाइन से जब अलग किया जाता है सोप से जब अलग किया जाता है तो ग्लिसरॉल अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते डिकम्पोज कर जाता है और जब डिकम्पोज कर गया तो आपको ग्लिसरॉल नहीं मिलेगा और इसको इसकी डिकम्पोजिशन बचाने के लिए और इसको सेपरेट करने के लिए आपको प्रेशर को कम करना पड़ता है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर ठीक है ना रिड्यूस्ड प्रेशर ध्यान में रखना कौन सी टेक्निक यूज की जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या आप सिंपली डिस्टिलेशन भी बोल सकते हैं अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर दोनों अलग हैं अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और नॉर्मल अलग है अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर लाइक एलवाई अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर याद रखना इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर डायरेक्ट एनसीईआरटी पे मोटे-मोटे शब्दों में दे रखा है एनसीईआरटी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर ओके ये टेक्निक यूज की जाती है अच्छा जो ग्लिसरॉल आपके पास है ग्लिसरॉल इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल स्पेंट लाइन एलवाई हां जी ओके ये है आपके पास ग्लिसरॉल ये है ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कितने OH ग्रुप मिलेंगे आपको 3 OH ग्रुप देखने को मिलेंगे ठीक है अच्छा सोप में इसका काम ये होता है ध्यान दीजिएगा स्प्रेड तो किया जाता है बट फिर भी सोप में होता है सोप में इसका काम ये होता है कि ये सोप को ड्राई होने से रोकता है अब जो ऑप्शन रखे हैं ऑप्शन मिलेगा आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक ऑप्शन मिलेगा आपको टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग ये सोप को ड्राई होने से रोकता है अब ये कैसे रोकता है वो भी हम देखते हैं टू प्रिवेंट ड्राइंग ठीक है सोप को सूखने नहीं देता देखिएगा जरा बताइए क्या लग रहा है आपको क्या पॉसिबल इसका रीजन हो सकता है कि ग्लिसरॉल सोप को ड्राई होने से रोकता है एंटी ड्राइंग एजेंट है ऐसा क्या लग रहा है आपको क्यों ऐसा हो सकता है इसके स्ट्रक्चर को देखो जरा कोई आइडिया लग जाए आपको इसके स्ट्रक्चर को देखिए आइडिया लग जाएगा ठीक है देखिए ये सोप में प्रेजेंट है मुझे बताइए इसमें कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है ठीक है और ये OH ग्रुप क्या करेंगे अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे तो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं बेसिकली ये हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होगा किस नेचर का होगा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होगा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है इन फॉर्म H बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद मॉइस्चर विद वाटर ठीक है ना आसपास में जितना भी पानी है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है जिसकी वजह से ये सोप को क्या नहीं होने देता ड्राई नहीं होने देता ठीक है वाटर मॉलिक्यूल उसको होल्ड करके रखता है ड्राई नहीं होने देता ग्लिसरॉल अच्छा सिमिलरली इसी पे अगर मैं ऐसा सवाल करता हूं मान लीजिए आपके पास ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है अगर मैं इसके कंपैरिजन में एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल ले लूं दैट इज CH2OH एंड CH2OH ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है और इसके कंपैरिजन में एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ले लो दैट इज CH3OH ठीक है बताइए इनमें विस्कोसिटी का ऑर्डर क्या होगा सबसे ज्यादा विस्कस कौन सा होगा सबसे ज्यादा थिक कौन सा होगा अगर मैंने सबका वॉल्यूम सेम दे रखा है सबसे ज्यादा विस्कस कौन सा लग रहा है आपको कौन सा हो जाएगा
सबसे ज्यादा विस्कस वो होगा जिसमें OH ग्रुप जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप क्या करेंगे? एसोसिएशन बनाएंगे। कौन सी एसोसिएशन बनाएंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग बढ़ेगा इसका मतलब थिकनेस बढ़ेगा। तो यहां से यहां आने पे क्या बढ़ सकता है? क्योंकि नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ रहा है, नंबर ऑफ OH की एप्लीकेशन में आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन में। अगर नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ रहा है तो बताइए नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। और कौन सा बॉन्डिंग? इंटरमॉलिक्यूलर। कौन सा वाला? इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है ना? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर, दोनों की एप्लीकेशंस अलग है, इंटर के अलग है और इंट्रा के अलग है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगा और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगा, ठीक है ना? ये विस्कस हो, आप देखा भी होगा जैसे ग्लिसरीन होता है, ग्लिसरीन अगर देखोगे डिब्बी मिलती है ग्लिसरीन की, बहुत विस्कस होता है, ठीक है? इसलिए ये चीज देखने को आपको मिल जाएगी। बताइए बताइए, क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे एनसीईआरटी के दो तीन चीजें जो और इससे रिलेटेड रखी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली वो बताइएगा मेरे को। तो ग्लिसरॉल को सेपरेट करने के लिए स्पेंटलाइज किस टेक्निक का यूज किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, सेकंड सवाल सुनना मेरा, सेकंड सवाल सुनना। मान लो मेरे को ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल को अलग करना है। मैंने बना लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और ये आ गया आपके पास पैरानाइट्रोफिनोल, ठीक है? पैरानाइट्रोफिनोल, ये बार-बार सवाल आते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार आगे वापस नहीं आएंगे, बार-बार सवाल आते हैं, तो सवालों में ऑप्शन चेंज किए जाते हैं, सवाल में कुछ और तरीके से पूछ लेगा। बताइए इस ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स को, क्योंकि आपको पता है ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स में आपस में बॉइलिंग पॉइंट्स रिजेंबल करते हैं, इन दोनों को कैसे सेपरेट करें? इन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या टेक्निक होगी? बताइए इन दोनों को कैसे सेपरेट किया जा सकता है? ऑप्शन बता दो, ऐसे बता दोगे पता होना चाहिए, ठीक है? इन दोनों को कैसे सेपरेट करते हैं? अगर आपके पास एक मिक्सचर है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का और पैरानाइट्रोफिनोल का, इन दोनों को आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं? किससे? वेस्टर्न डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन। वेरी गुड। कौन सा डिस्टिलेशन? स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन से, ठीक है ना? क्यों? ये वाला आपका स्टीम वोलेटाइल होगा, ये वाला स्टीम नॉन वोलेटाइल होगा। ये कैसा होगा? ये होगा स्टीम वोलेटाइल, और स्टीम वोलेटाइल इसलिए होगा क्योंकि इसने ऑलरेडी यहाँ पे क्या बना रखा है? इसने यहाँ पे क्या बना रखा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना? पता नहीं कैसे बनेगा, देखो NO2 जो है इस तरीके से होगा O और यहाँ पे बना होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना? इसका मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा, स्टीम वोलेटाइल होगा, बट ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एसोसिएट होगा, ये स्टीम नॉन वोलेटाइल होगा। ये तो स्टीम नॉन वोलेटाइल, ये तो सिंपल चीज है, ये तो पता होनी चाहिए, ठीक है? ये तो पता होनी चाहिए, सही बता दो। अच्छा, जो मैंने सेकंड यहाँ पे अल्कोहल बनाया था इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका एक यूज बताना, सॉल्यूशन में भी पढ़ते हो, सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ते हो, इथाइलिन ग्लाइकोल का एक यूज, गुड, एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है, ठीक है? इट्स यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स इन ऑटोमोबाइल्स। अच्छा, एक दो सवाल, एलिंगम डायग्राम इंक्लूड नहीं है, ठीक है? इसको कर देंगे, एलिंगम डायग्राम सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अब बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 8 केमिकल काइनेटिक्स पे, ठीक है? क्या तो आपके पास रिएक्शन है N2O5, रिएक्शन रखा है N2O5, CCl4 में रिएक्शन हो रहा है, इट यूज 2 times NO2 प्लस 1/2 O2, ठीक है? रिएक्शन रखा है, और रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का है। सवाल में मेंशन कर रखा है रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है? रिएक्शन फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, ठीक है? रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी दे रखा है, बताइए k का वैल्यू दे रखा है आपके पास कितना? 6.25 into 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स, ठीक है? अगर फर्स्ट ऑर्डर मेंशन भी ना किया होता, आपके पास सेकंड इनवर्स यूनिट देख लेते आप, तो वहां से भी समझ जाता है ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा, ठीक है? क्या तो बताइए क्या वैल्यू आएगा रेट ऑफ रिएक्शन का? रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू क्या आएगा जब कंसंट्रेशन आपके पास N2O5 का कंसंट्रेशन रखा है 1.25 मोल पर लीटर, ठीक है? डायरेक्ट सवाल है, सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला सवाल है, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, कंसंट्रेशन गिवन है और रेट कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है, ठीक है? बताइए रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है?
बताइए रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? रेट ऑफ इस रिएक्शन के लिए बताइए, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? सर R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन रेज टू पावर ऑर्डर, ठीक है। बताइए कंसंट्रेशन कितना N2O5 है, ये सबस्ट्रेट। अच्छा इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर तेरा कन्वेंशन का रखा है, ऑर्डर कितना है 1, ठीक है, ये आ जाएगा। और आपके पास सबस्ट्रेट भी एक ही है, रिएक्टेंट भी एक ही है। R इज इक्वल टू K का वैल्यू दे रखा 6.25 into 10 raised to minus 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 वो भी गिवन है, सिंपल सा सवाल है। सो 1.25 ये भी गिवन है 1.25, कर दीजिए मल्टीप्लाई, बताइए कितना आएगा। R इज इक्वल टू ये आएगा 625 into 125 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 10 raised to minus 4, ठीक है। मतलब कितना आ रहा है? ऑप्शन में कैलकुलेटर आपके पास कर दो मल्टीप्लाई, जितना आएगा आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना, जितना आ जाएगा आंसर हो जाएगा। कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? शाबाश, देखो ना इस कैसे सिंपल वे में सॉल्व करवा दो ना, गेट कैलकुलेटर आप कैसे करोगे? ये 6 है, 6.2 है, ये 1.2 है। अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 6 ही आएगा, ठीक। लेकिन ये टर्म 6 से थोड़ी ऊपर है और ये भी 1 से थोड़ी ऊपर है, तो ये करीब करीब 7 ही घूमेगा। ध्यान, अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये 6 था, ये 1 था, 6 into 1 करते तो 6 आता। आपको आंसर ढूंढना नहीं है एग्जैक्ट, आपको सिर्फ अप्रोक्सीमेशन लगा के आंसर पता करना है। ये 6 से थोड़ा ऊपर है, 1 से थोड़ा ऊपर है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं 7 लगाऊंगा। कितना लगाऊंगा? अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 7 लगा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, जब मैंने अप्रोक्सीमेटली 7 लगाया, पॉइंट आगे आगे जो भी आ रहा है, अगर मैं इसी को सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करूं, इसको ना देख के इसको सॉल्व करूं, ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और ये आगे वैसे रहेगा into 10 raised to minus 4 सेम रहेगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा into 10 raised to minus 4 सेम रहेगा, ठीक है ना। ध्यान दो कितना आ रहा है? 7 पॉइंट, ठीक है, 7.8 into 10 raised to minus 4। इसके अलावा इसके आसपास में कोई आंसर नहीं होगा, इसको बाकी 6 दे रखा है, 6.3 दे रखा है, 5 पॉइंट समथिंग है, 3 पॉइंट समथिंग है, अप्रोक्सीमेशन लगा के आंसर नहीं मिलेगा। ऐसे सॉल्व करता रहो, इस कैलकुलेटर तो होगा नहीं, सॉल्व करने कहां बैठोगे, कैलकुलेटर थोड़ी ना होगा, आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन लगा के ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलिए सिंपल सी बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से। मुझे बताइए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से अगर आपको रेट कांस्टेंट पता करना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस दे रखे हैं और फाइनल कॉन्सेंट्रेशंस दे रखे हैं, तो आप कैसे पता करोगे? k किसके बराबर होगा? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log इनिशियल अपॉन a0 upon at, where a0 is initial concentration and at is concentration left after time t, concentration left after time t। इसको आप इस तरीके से भी लिखते हैं, that is 2.303 upon t log a upon a minus x, ठीक है। इस पर ग्राफिकली भी सवाल आते हैं और आपका इक्वेशन पे भी सवाल आते हैं, ध्यान देना, ग्राफिकली भी सवाल आते हैं और पूछ भी रखा है, इससे पहले भी ग्राफिकली पूछ रखा है। अच्छा मुझे बता दो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का वैल्यू कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड किसके बराबर होगा? 0.693 अपॉन 0.693 अपॉन k, ठीक है ना। इसी को आप ln 2 by k भी लिख सकते हो, इसी को आप 2.303 log 2 by k भी लिख सकते हो। और ये जो टी हाफ है ये इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे आप देखना कहीं पे भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा। ये सवाल एक बार ऑलरेडी नीट में आ रखा है, आपको बस ग्राफिकली पूछ रखा था। जैसे मान लो ऐसा ग्राफ बना लूं, मैं ऐसा ग्राफ बना लूं, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से मैं टी हाफ लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं a0 लिख लेता हूँ, ठीक है। बताइए टी हाफ और a0 में कैसा रिलेशन बनेगा? तब a0 इनिशियल कंसंट्रेशन पे ये टी हाफ डिपेंड ही नहीं करेगा, आप इसको चेंज कर लो ये कांस्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। आपने a0 को चेंज किया, पहले कम था फिर ज्यादा किया, ज्यादा हो रहा है, चेंज हो रहा है वैल्यू, बट ये चेंज नहीं होगा। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, ठीक है। सवाल नंबर 9 बहुत अच्छा है। एक मेरा सवाल नंबर 10 करो, 9 में बताता हूँ। 10 मैंने परसों करवाया था, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है N2 और N2 पॉजिटिव का, ये तो आप ऐसे ही बता सकते हो, आगे मैं आंसर बता सकते हो इसका। बहुत हल्का सवाल है। N2 और N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर बता दो जल्दी से। N2 और N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर बता दो। N2 और N2 पॉजिटिव, जल्दी आंसर करो। N2 और N2 पॉजिटिव का, N2 का कितना आएगा? 3 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो
N2 पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया आपके पास 2.5 कितना आ जाएगा, तो करवाने वाला सवाल है, ठीक है। सवाल है ये है ओपी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज ओपी क्वेश्चन, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास ए दे रखा है, ए इज C4H6 undergoes hydrogenation in presence of nickel, that is only 1 mole of H2 is taken, forming B which is C4H8, and this C4H8 undergo reductive ozonolysis, it undergo reductive ozonolysis and form CH3CHO, ठीक है। आपके पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ए और बी क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए और बी आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन है कि ए ये होगा और बी कुछ इस तरीके से। आप ऑप्शन देख के भी आप सॉल्व कर पाओगे, आप ऑप्शन देख के भी क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो। सेकेंड ऑप्शन इज this is A and this is B, okay. Option third is this is option third, and option 4 is ये ऑप्शन 4। बढ़िया सवाल है, मैं फिर बता रहा हूँ, ओपी क्वेश्चन है, ठीक है, ओपी क्वेश्चन है, इवन जेडब्ल्यू भी क्लियर हो सकता है, ओपी क्वेश्चन है। बताइए क्या लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, ठीक है। देखना ध्यान से, मुझे ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस तो आपको अच्छे से पता है, आपको क्या कर रखा है, आपने बी का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रखा और ये प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो मुझे बताइए कि कहां पे बी का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने पे वैसा कुछ प्रोडक्ट मिल सकता है। अच्छा, अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहा है तो इसका मतलब ये बी जो है ये एल्कीन रहा होगा या एल्काइन रहा होगा, ठीक है ना। तो ये एल्कीन रहा होगा या एल्काइन रहा होगा, लेकिन बी किसी भी ऑप्शन में एल्काइन नहीं रखा तो ये एल्कीन रहा होगा, ठीक है। आइडिया लगा सकते हो आप ऑप्शंस को देखिए, ये एल्कीन रहा होगा। तो बताइए क्या बी में कोई एल्कीन है, ये तो ओजोनोलिसिस ही नहीं करेगा, इसमें तो ओजोन ऐड ही नहीं होगा, ओजोनाइड बनेगा ही नहीं, ओजोनाइड तब बनेगा जब अनसैचुरेशन होगा। इधर तो अनसैचुरेशन है ही नहीं, ऑप्शन ए तो मैं ऐसे ही काट देता हूं। अच्छा, इधर भी अनसैचुरेशन नहीं है तो ये भी तो ओजोनाइड नहीं बनाएगा, ओजोनोलिसिस की तो बात ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अच्छा, ये और ये ऑप्शन सही बैठ सकते हैं, कैसे? जब आप ओजोनोलिसिस करोगे आपको पता है आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और इधर भी ऑक्सीजन ऐड करना है और इधर भी ऑक्सीजन ऐड करना है। बताइए क्या बनेगा यहाँ पे, CH3CHO, यहाँ पे भी क्या बनेगा, CH3, मतलब एक ही तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर मैं कर दूं तो सेम ही तो बनेगा, CH3CHO और CH3CHO, इसका मतलब इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, उन्हीं ऑप्शंस को मैच करके चलूंगा मैं। ऑप्शन नंबर थर्ड में ये रखा है, कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था। अब इस कार्बन नंबर ऑप्शन 3 में जा रहा हूं मैं, दिस इज CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बताइए इसमें क्या कर दिया हमने, हाइड्रोजनेशन कर दिया। इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूं, H2 ऐड कर रहा हूं, और H2 के कितने मोल ऐड कर रहा हूं, 1 मोल। H2 के कितने मोल, 1 मोल, ठीक है। अगर मैं H2 ऐड करूंगा तो बताइए एक H यहां पे ऐड हो जाएगा और एक H यहां पे ऐड हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, ये बनेगा, ठीक है ना। अगर इस पे हाइड्रोजनेशन कर दूं तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, बन जाएगा आपके पास। अच्छा, ए पे हाइड्रोजनेशन करके ये बी बनेगा, क्या इस पे हाइड्रोजनेशन करने के बाद ये बन रहा है, बनना तो ये चाहिए था, इसका मतलब ये होगा ये तो सीक्वेंस ही गलत दे रखा है, ये हाइड्रोजनेशन ही गलत कर रखा है, ये तो नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन सी कैसे होगा, अब देखिएगा ध्यान से। अब दिमाग में अगर ऐसी बात आएगी सर हाइड्रोजन का तो एक ही मोल दे रखा था, अगर मैं हाइड्रोजनेशन करवा देता या तो ये वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता या तो ये वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो एक को फिर भी मेंटेन कर रखा है, और वो भी कौन सा वाला, इन दोनों के बीच का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैं लिखने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके पास सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट कंजुगेटेड है, बहुत मजे वाली बात, जो सबस्ट्रेट है वो कंजुगेटेड है। कैसा है, कंजुगेटेड, दैट इज buta-1,3-diene CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एंड देन डबल बॉन्ड CH2,
दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइईन। सबस्ट्रेट क्या है? ब्यूटा 1,3 डाइईन है। देखिए मिथ ब्यूटा 1,3 डाइईन, ठीक है। अच्छा, इस ब्यूटा 1,3 डाइईन पे लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे ये वैरी करता है रिएक्शंस में, हाइड्रोजनेशन में, एडिशन रिएक्शंस में। अगर टेम्परेचर हाई हो, अगर टेम्परेचर हाई, और मैं हाई लेके ही चल रहा हूं, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर बात करूं मैं, हाई टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर हाई होगा, ये कंजुगेटेड सिस्टम है, इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें कंजुगेशन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? कंजुगेशन। अच्छा, जब कंजुगेशन होगा सर, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहां पे, तो ध्यान से, इसमें कंजुगेशन होगा, कंजुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कंजुगेटेड सिस्टम है। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके यहां पे आएगा, और जैसे ही पाई बॉन्ड शिफ्ट करके यहां पे आएगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके इस कार्बन सेंटर पे चला जाएगा। बताइए क्या होगा इस पे? हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? हाई टेम्परेचर पे होगा कंजुगेशन, हाई टेम्परेचर पे रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस के बाद स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH2। इसमें इसका डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया आगे, तो बताइए दिस विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड CH2 एंड दिस विल कंटेन नेगेटिव चार्ज, ठीक। अच्छा, आप ऐड क्या कर रहे हो इसमें? हाइड्रोजनेशन कर पा रहे हो इसमें, क्या कर रहे हो? हाइड्रोजनेशन, H2 ऐड कर रहे हो। बताइए H2 को जब आप ऐड करोगे, आपको ये पता है कि H पॉजिटिव होगा या H नेगेटिव होगा? H पॉजिटिव को कहां पे ऐड करूंगा मैं, और नेगेटिव वाले को कहां पे ऐड करूंगा? पॉजिटिव वाले पे। अब मुझे बता दो, ये जो दो हाइड्रोजन के एटम्स ऐड हुए, ये किस किस पोजीशन पे ऐड हुए? सर एक पोजीशन पे ऐड हुआ, और दूसरा किस पोजीशन पे ऐड हुआ? पोजीशन नंबर 4 पे। दिस इज कॉल्ड 1,4 एडिशन, दिस इज कॉल्ड 1,4 एडिशन। इसको हम क्या बोलेंगे? 1,4 एडिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दिस इज 1,4 एडिशन। क्या हो जाएगा? 1,4 एडिशन। लेकिन अगर टेम्परेचर कम होता, अगर टेम्परेचर कम होता सर, कंजुगेशन हो नहीं पाता, ये फ्रीज हो जाता सिस्टम, रेजोनेंस नहीं हो पाता। अगर रेजोनेंस नहीं हो पाता, या तो सिर्फ ये वाला बॉन्ड रिड्यूस करता, या तो सिर्फ ये वाला बॉन्ड रिड्यूस करता। बट क्योंकि टेम्परेचर हाई है, इसलिए क्या होगा? कंजुगेशन होगा, और कौन सा एडिशन होगा? 1,4 एडिशन। ध्यान देना, कौन सा एडिशन होगा? 1,4। एक हाइड्रोजन इधर ले आओ, एक हाइड्रोजन इधर ले आओ, बताओ क्या बनेगा? CH3 बनेगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बन गया ना ये जो अपने को चाहिए, बन गया ये। अब बताओ, अब मैं इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस अगर करूं, अब मैं इसका ओजोनोइड बना दूं और उसके बाद रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर दूं, क्या डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा? ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहां पे डबल बॉन्ड O और यहां पे भी डबल बॉन्ड O, एक ही तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। और बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CHO। इसके जैसे कितने मोल बनेंगे? इसका मतलब एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट ये होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन का ध्यान रखना सिस्टम को। ब्यूटा 1,3 diene is a conjugated system, and at high temperature it undergoes conjugation and 1,4 addition takes place। चाहे आप H2 का एडिशन करो, चाहे आप Br2 का एडिशन करो, चाहे आप Cl2 का एडिशन कर लो, 1,4 एडिशन होगा। क्या हो जाएगा? 1,4 एडिशन। ठीक है, लिख लेता हूं मैं साथ में। अगर लो टेम्परेचर होता तो, अगर लो टेम्परेचर होता तो कौन सा एडिशन होगा? इधर दिस वन टू, इधर दिस वन टू, 1,2 एडिशन। कौन सा हो जाता? 1,2 एडिशन, 1,2 एडिशन। ठीक है ना, कॉपी क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। काफी और बढ़िया। और आनंद सर की क्लास भी